Welcome to my YouTube channel Let's Learn Chemistry with Nadia Zia. First question है in radioactive decay emitted electrons come from the innermost shell of an atom, K shell of an atom, outermost shell of the atom and last one is decay of the neutrons in the nucleus. जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होती हैं रेडियो एक्टिव डिके में वो कहाँ से आते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स के डिके से आते हैं। न्यूट्रॉन्स का डिके होगा तभी कोई इलेक्ट्रॉन कोई पॉजिट्रॉन इमिट होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं बीटा डिके। एक्चुअली न्यूट्रॉन्स का डिके होने का तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा न्यूक्लियस के अंदर से। क्वेश्चन 2 है nucleus of electrically neutral atom undergo radioactive decay. It will remains neutral after the decay if the process is a न्यूट्रल एटम था, रेडियोएक्टिविटी हुई लेकिन उसके बाद भी वो न्यूट्रल ही रहा है, तो प्रोसेस हुआ कौन सा है? ऑप्शन ए बीटा नेगेटिव डिके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है गैमा डिके। जब गैमा डिके होता है तो मैस नंबर, उसका एटॉमिक नंबर, उसका जो न्यूक्लियाई है वो रिमेन्स न्यूट्रल रहता है, मैस नंबर चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। लेकिन अगर पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या बीटा की बात करते हैं तो इनके दौरान कोई ना कोई चेंज लाजमी आता है। सिर्फ गैमा डिके ऐसा चेंज है जिसके अंदर न्यूक्लियाई न्यूट्रल रहता है और वही हमारे क्वेश्चन की कंडीशन भी है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इमिट गैमा रेज ड्यू टू। कोई भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है वो गैमा रेज क्यों इमिट कर रहा है? ऑप्शन ए है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल, ऑप्शन बी न्यूक्लियर ट्रांसमिशन फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स एंड बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। गैमा रेज कब इमिट होती हैं? जब कोई एक्साइटेड स्टेट में जो न्यूक्लियस है वो सेटलिंग प्रोसेस के अंदर जा रहा है, तो रेडियो एक्टिविटी होती है और गैमा रेज इमिट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। ऑप्शंस में हमारे पास ऑड जी एंड ऑड एन, इवन जी इवन एन, सी में है ऑड जी इवन जी एंड ऑड एन। जो इवन जी और इवन एन यानी कि इवन एटॉमिक नंबर, इवन मैस नंबर, इवन न्यूट्रॉन नंबर वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो ऑप्शंस में अगर आप देखें तो बी ऑप्शन है जहाँ पर इवन मैस नंबर, इवन न्यूट्रॉन नंबर है, तो ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है रेडियो एक्टिव डिके विच ऑफ द फॉलोइंग मूव फास्टेस्ट। कौन सा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता है? अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड पॉजिट्रॉन्स। अल्फ़ा, बीटा और पॉजिट्रॉन्स जो हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल के आसपास अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आ गया तो इनकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरी बात, मैस का बहुत ज़्यादा असर होता है, जिसका मैस जितना कम होता है वो उतनी स्पीड से मूव करता है। तो गैमा रेज करेक्ट ऑप्शन है। गैमा रेज हैज़ स्पीड इक्वल टू लाइट। एक्चुअली बीटा रेज हैज़ लेस वेलोसिटी देन गैमा रेज बट मोर देन अल्फा रेज ड्यू टू देयर मैस डिफरेंस। तो यहाँ पे गैमा रेज करेक्ट ऑप्शन है। इनकी स्पीड जो होती है लाइट की इक्वल होती है। ये फोटॉन्स की तरह से एक्ट करते हैं, ये एक्चुअली फोटॉन्स ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सैंपल ऑफ रेडियो आइसोटोप है, इसकी हाफ लाइफ 3 डेज़ है। 12 दिन के बाद जो है 3 ग्राम सैंपल रह गया है, तो इनिशियल सैंपल कितना था? ऑप्शन ए है 112 ग्राम, ऑप्शन बी 136 ग्राम, ऑप्शन सी 12 ग्राम एंड ऑप्शन डी इज़ 48 ग्राम्स। एक्चुअली जो रेडियो एक्टिविटी है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम इनिशियल सैंपल को एक्स कंसीडर करते हैं तो 12 दिन के बाद 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी। जब 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी तो सैंपल x/16 रह जाना चाहिए। x/16 इज इक्वल टू 3 और x के साथ 16 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 16 जब आएगा तो 48। इसका मतलब 48 ग्राम ऑफ द सैंपल विल रिड्यूस टू 3 ग्राम्स आफ्टर 4 हाफ लाइफ। तो करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज़ 48 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ऑप्शन ए अल्फा इमिशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ऑप्शन सी बीटा इमिशन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन इमिशन।
एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बीटा एमिशन से, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है न्यूट्रॉन्स की डिके से तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाता है। जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है तो वो एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है। बीटा एमिशन होती कब है? जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हाई होती है तो न्यूट्रॉन्स का डिके होता है और वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉज द एमिशन ऑफ एक्सरे? ए ऑप्शन है अल्फा एमिशन, बी ऑप्शन है गैमा एमिशन, सी ऑप्शन है पॉजिट्रॉन एमिशन एंड डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है हैवी एलिमेंट में तो एक्सरे एमिशन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद इंक्रीज न्यूक्लियर साइज, जैसे जैसे न्यूक्लियर साइज बढ़ता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए है रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ती हैं प्रोटॉन्स की और एनर्जी भी न्यूक्लियस की बढ़ जाती है। ऑप्शन बी में उन्होंने कहा है रिपल्सिव फोर्सेस तो बढ़ जाती हैं लेकिन न्यूक्लियस की एनर्जी, सॉरी, रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाती हैं, न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ जाती है। ऑप्शन सी में उन्होंने कहा है प्रोटॉन की अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं, न्यूक्लियस की एनर्जी इसलिए बढ़ती है। डी में उन्होंने कहा अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोटॉन की कम हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। एक्चुअली रिपल्सिव फोर्सेस के बढ़ने से सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि रिपल्सिव फोर्सेस प्रोटॉन की बढ़ती हैं, इसीलिए न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ डिके बिकॉज। ए ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जीज आर वेरी हाई, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनर्जीज आर लो, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव डिके स्टैटिस्टिकल प्रोसेस एंड ऑप्शन डी इज रेडियो एक्टिव डिके फॉलो एक्सपोनेंशियल लॉ। ये जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है, तो टेम्परेचर का रेडियो एक्टिविटी पर या रेडियो एक्टिव डिके पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है इसलिए टेम्परेचर इस पर अपना कोई इफेक्ट शो नहीं करता। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूक्लियर आइसोमर आर न्यूक्लियर विद द सेम। न्यूक्लियर आइसोमर्स की डेफिनेशन बेसिकली पूछी गई है यहाँ पर कि कौन सी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो न्यूक्लियर आइसोमर होंगे। ऑप्शन ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, हाफ लाइफ सेम होगी। बी में उन्होंने कहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होंगे, एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होंगे। सी में कहा गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एनर्जी लेवल सेम होंगे। डी में उन्होंने कहा है हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ जो होती है वो सेम होती है। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स एक्चुअली ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो सेम होते हैं बट उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर आइसोमर्स जो हैं वो फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समटाइम्स द इजेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डज नॉट completely stabilize the nucleus. In such a case, more alpha particles may be emitted. जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो कम्प्लीटली स्टेबलाइज नहीं करते हैं न्यूक्लियस को, ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स की एमिशन होती है, तो अल्फ़ा पार्टिकल के डिके से, अल्फ़ा डिके से क्या होगा? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो की बात की जा रही है कि ये इंक्रीज़ होगी और फिर बीटा एमिशन होगा। ऑप्शन बी में उन्होंने कहा है कि नहीं, ये रेशो कम होती है और पॉजिट्रॉन की एमिशन होती है। सी ऑप्शन में कहा है कि रेशो तो बढ़ती है लेकिन उसके बाद न्यूट्रॉन्स की एमिशन होती है। एंड डी में उन्होंने कहा है कि रेशोज कम हो जाती है और उसके बाद फॉलो गैमा डिके। एक्चुअली ऑप्शन ए करेक्ट है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इंक्रीज होती है। जब न्यूट्रॉन्स की रेशो इंक्रीज होती है तो उसके बाद गैमा डिके होता है, बीटा एमिशन होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, यूरेनियम 235 कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो न्यूक्लियस बना है इसके बारे में उन्होंने पूछा है। ऑप्शन ए वेरी स्टेबल होता है और कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करेगा। ऑप्शन बी अनस्टेबल होता है और एकदम से दो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन सी अनस्टेबल होता है और पोलोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन डी अनस्टेबल होता है और फ्रेगमेंट जो बनते हैं वो दोबारा न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू जुड़ जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, अनस्टेबल होता है और एक ही बार में वो दो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैकेनिज्म और न्यूक्लियर फ्यूजन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन ए मैजिक नंबर, ऑप्शन बी बाइंडिंग एनर्जी, ऑप्शन सी लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड ऑप्शन डी इज विस्कोसिटी ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअली ऑप्शन सी करेक्ट है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। क्यों होता है? लिक्विड ड्रॉप मॉडल डिस्क्राइब द स्पेसिफिक वे ऑफ हाउ द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इन अकॉर्डेंस विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। किस तरह से, जैसे लिक्विड ड्रॉप
जो होता है उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, सेम इसी तरह से न्यूक्लियस होता है उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, उसको ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल बताता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्चुअली न्यूक्लियर फिशन की बेसिस बनता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एज द mass number A increase the binding energy per nucleon of nucleus. Option A decrease, option B varies in a way that depend on the actual value of A, option C remain unchanged or constant, and option D increase. mass number increase करने से जो न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी है वो वेरी करती है, और ये जो वेरिएशन है ये डिपेंड करती है एक्चुअल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास या मास नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ऑप्शन ए हैवी न्यूक्लियस बम्बार्डेड बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स स्प्लिट, ऑप्शन बी दो न्यूक्लियर कंबाइन करते हैं हैवियर न्यूक्लियर बनता है, सी में हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट करता है खुद ब खुद, ऑप्शन डी में है लाइट न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है और वो स्प्लिट अप हो जाता है। एक्चुअली न्यूक्लियर फिशन की डेफिनेशन ये है कि किसी हैवी न्यूक्लियस पे थर्मल न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं और वो स्प्लिट हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ हैवी न्यूक्लियस हैज़ लार्जर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बिकॉज, क्यों होती है? न्यूट्रॉन्स का लार्ज मास होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में है मीन लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक रिपल्शन, एंड ऑप्शन डी है न्यूक्लियस हैज़ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी तभी हमारे पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ज़्यादा आती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन द फाइनल स्टेट हैज़ लेसर एनर्जी दैन द रिएक्टेंट, बिल्कुल सही। न्यूक्लियर फिशन होती है, लेस एनर्जी वाले रिएक्टेंट फ्रेगमेंट्स बनते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन दो इंटरमीडिएट स्टेट has greater energy than the initial one and no energy is supplied externally. This process is called, ये definition है actual ये barrier penetration की, जिसके अंदर वो बताता है कि एक्चुअली जो होता है एक इंटरमीडिएट आता है उसकी एनर्जी एक्चुअल से भी ज़्यादा होती है, उसके बाद वहाँ पर कोई एनर्जी सप्लाई नहीं की गई थी और फिर वो फ्रेगमेंटेशन होती है उसकी, तो बैरियर पेनिट्रेशन ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिशन फ्रेगमेंट रिड्यूस देयर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो फर्दर विया, किस प्रोसेस के थ्रू? बीटा पॉजिटिव डिके, नेगेटिव बीटा डिके, या अल्फ़ा डिके, या फिर गैमा डिके। न्यूट्रॉन्स अगर रेशियो बढ़ेगी, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कम होगी, रिड्यूस करनी है, तो वो होगी नेगेटिव बीटा डिके के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 20 है, एज फिशन फ्रेगमेंट डिके, option A it gives rise to stable heavy nucleus, option B it gives light nuclei with emission of energy, and option C is additional energy in form of kinetic energy of beta particles, antineutrino photons are released, and option D additional energy is absorbed and then decay to give beta and gamma decay। जब फिशन फ्रेगमेंट डिके होता है तो उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आती है, थर्मल एनर्जी होती है, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, एंटी न्यूट्राइनो होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा दैट वुड बी सी ऑप्शन। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।